स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट में हम फिर से बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आप लोगों को वहां पे बताया गया था कि जो परावर्तन होता है ये किसी माध्यम में पढ़ने के बाद या किसी पृष्ठ पे पढ़ने के बाद ये क्या करता है, टकरा करके पुनः वापस लौट आता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें उसके एक पृष्ठ पर क्या करना होता है, कलई करना होता है। तो हम लोगों ने वहां पे परावर्तन का नियम पढ़ा था वालों। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दर्पण। ठीक है, दर्पण क्या होता है, दर्पण कैसे बनता है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, ये किस तरह से व्यवहार में लाता है हमारे जीवन में, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो दर्पण जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिरर, हम लोग दर्पण में क्या करते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम दर्पण की एक बार कल्पना करें या सोचें कि दर्पण के पीछे हम लोग क्यों कागज लगा देते हैं, क्यों वहां पे लकड़ी वगैरह लगा होता है, आयरन का टुकड़ा लगा होता है, ऐसा वहां पे क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जो कांच का टुकड़ा होता है उसमें, ये जो कांच होता है ये पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है ना। हमें इस पारदर्शी माध्यम को क्या करना होता है, कलई करके या किसी चीज का लेप करके उसके एक पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बनाने के पश्चात हम क्या करते हैं, अपना प्रतिबिंब पुनः स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि दर्पण के पीछे क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। तो दर्पण में एक शब्द हमेशा याद रखना, वो कलई की जाती है, वो चाहे लाल ऑक्साइड की हो चाहे जिस चीज से हो, अर्थात ऐसे पदार्थ से कलई करें जिससे कि प्रकाश जो है इस पृष्ठ से टकरा करके उस पृष्ठ के बाहर ना जा सके, क्योंकि माध्यम तो दो ही होते हैं। जिसमें हम लोगों ने परावर्तन में देखा था माध्यम दो लिया गया था, और वहां पे क्या था, पहले ही माध्यम में प्रकाश की किरण आई और उसी माध्यम में टकरा करके वह दूसरे माध्यम में ना जा करके उसी पहले माध्यम में टकरा करके वापस लौट गई, जिस घटना को हम लोगों ने नाम क्या दिया था, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो दर्पण के बारे में बात करें तो दर्पण होता कैसा है, दर्पण एकदम चिकना होता है। इसकी सतह कैसी होती है, चिकनी होती है, जिसे हम पॉलिशदार सतह भी कह सकते हैं। तो अब करेंगे क्या, इसके पॉलिशदार सतह के एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, तो उसका दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दर्पण कह सकते हैं। तो दर्पण का मतलब ये है हमारे पास पहले कांच का टुकड़ा होगा, उस टुकड़े के एक पृष्ठ पर हम लोग क्या करेंगे, कलई करेंगे। जब हम लोग क्या करते हैं, कलई कर देते हैं, उसका दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको दर्पण की डिफिनेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें, दर्पण क्या होता है। यदि कोई यदि कोई चिकनी चिकनी या पॉलिश दार सतह, यदि कोई चिकनी या पॉलिशदार सतह के माध्यम के माध्यम के माध्यम के एक तल माध्यम के एक तल पर माध्यम के एक तल पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप करते हैं तो उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक
पृष्ठ बन जाता है, बन जाता है, जिसे जिसे दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, यदि कोई चिकनी या पॉलिशदार सतह के माध्यम के एक तल पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप करते हैं तो उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे दर्पण कहते हैं। तो बालकों, हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोगों ने दर्पण का परावर्तन पढ़ रहे थे दर्पण में, तो वहां पे हम लोगों ने उसके एक पृष्ठ पर कलई इसलिए किया हुआ था कि जिससे प्रकाश की किरण टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाए। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग यहाँ पे एक ऐसा दर्पण लेंगे, चिकनी सतह होगी, पॉलीदार सतह होगी, उसके और स्टार्टिंग में कैसी होगी, पारदर्शी माध्यम होगी। ठीक है ना, तो क्योंकि कांच कैसा होता है, अगर उसके पृष्ठ पर लेप ना किया जाए या कलई ना की जाए तो वह जो होता है वह किस तरह से हो जाएगा, पारदर्शी माध्यम की तरह से हो जाएगा। इसलिए उसे अपारदर्शी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके एक पृष्ठ पर कलई कर देते हैं, जिससे कि प्रकाश एक माध्यम से निकल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करती है, वह उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, दर्पण की परिभाषा, जो कि दर्पण की परिभाषा पेपर में आता नहीं है, बस हमारे समझ के लिए ये डिफिनीशन है कि अगर कभी दर्पण की परिभाषा, दर्पण के बारे में अगर कोई पूछे तो हम इस तरह से दर्पण की परिभाषा को व्यक्त कर सकते हैं। अब हम आगे क्या देखते हैं, हम लोग आगे देखेंगे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण दो प्रकार का होता है। एक दर्पण तो हम लोग घर में यूज करते हैं, जो समतल दर्पण की तरह, जिसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है ना, एक दर्पण है जिसका उपयोग हम लोग घर में नहीं करते हैं, और वह होता है कौन सा, गोलीय दर्पण। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण के भाग के बारे में। तो बालकों, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जो पहला है वो है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और जो दूसरा है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, अगर कोई हमसे पूछेगा दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। याद रखना, जो समतल दर्पण है ये आसान है, इसमें एक ही प्रतिबिंब बनता है, इसमें ज्यादा डिफिनेशन वगैरह का उपयोग नहीं होता है। जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है गोलीय दर्पण। ठीक है ना, तो हम लोग एक बार समतल दर्पण के बारे में बात करें, क्योंकि लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर पहले समतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को सीधा आभासी, वास्तविक, इन सब चीजों के बारे में जानना होगा, क्योंकि इसको जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रतिबिंब खींच सकते हैं। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, जिससे कि परिभाषाएं कन्फर्म हो जाए, और जब परिभाषाएं कन्फर्म हो जाएंगी तो चीजें, किसको हम आभासी कहते हैं, किसको हम वास्तविक कहते हैं, ये चीजें पुनः स्पष्ट रूप से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण की। ठीक है ना, तो बालकों, हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में अगर बात करें तो कहने का मतलब क्या है, दर्पण कैसा होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए, क्योंकि गोलीय मतलब होता है गोलाकार। गोलाकार हमारे पास दर्पण होगा, उस दर्पण को हमें करना क्या है, जैसे मान ले, सपोज दैट एग्जांपल के बेस पे अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक खोखला गोला, मान लेते खोखला हमारे पास कांच का टुकड़ा है। ठीक है ना, और कैसा है, गोलाकार है। अब हमें करना क्या है, इसको आधे आधे भागों में क्या कर दें, आधे आधे बराबर भागों में से काट दें, डिवाइड कर दें। तो बालकों, जो इसे आधे भागों में काट देंगे, ये देखो, इसकी हम लोगों ने क्या कर दिया, पहले ये गोलाकार भाग था, फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दिया। अब जब हम लोगों ने इसके बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दिया तो करना क्या है, एक बार हम लोग क्या करेंगे,
दबे हुए भाग में कलई कर देंगे, एक बार हम लोग उभरे हुए भाग में कलई कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये आगे चल करके ये भी दर्पण ही बनता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं। दो प्रकार का दर्पण होता है ये, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो बालकों याद रखना, गोलीय दर्पण का मतलब हमारे पास एक कांच का खोखला गोला होना चाहिए और उस कांच के खोखले गोले को आधे आधे भागों में विभाजित करने के पश्चात उस पर कलई करते हैं और कलई कर देने पर, कलई किए जाने पर इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। तो दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार, गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो बालकों हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर ले, यहाँ पे हम लोग लिखे कि गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण, ठीक है। चलिए गोलीय दर्पण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है, ठीक है ना, जिसके पृष्ठ पर कलई, जिसको आधे आधे बराबर भागों में बांट कर, ठीक है ना, या इस तरह से कहते हैं, जिसके पृष्ठ पर कलई करने के पश्चात वह क्या हो जाता है, वह पुनः दर्पण के रूप में आता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, गोलीय दर्पण नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण का मतलब कांच का एक खोखला गोला और उसके पृष्ठ पर क्या कर दें, उसके पृष्ठ पर कलई कर दें। तो कलई करने के पश्चात जो दर्पण हमें प्राप्त होगा, तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। और दूसरी चीज इसके परिभाषा में एक चीज अगर और हम लोग जोड़ दें तो यहाँ पे इसको क्या करना है, इसे दो भागों में बांटना है, क्योंकि ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण नाम देते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखने वाले हैं। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखने के पश्चात पहले हम लोग क्या करें, पहले हम लोग इसके पहले समझ सकते हैं कि होता क्या है। जब किसी कांच के खोखले गोले को आधे आधे बराबर भागों में बांटकर या विभाजित कर उसके पृष्ठ पर कलई करते हैं, तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं, जब किसी जब किसी पारदर्शी पारदर्शी कांच के खोखले कांच के खोखले कांच के खोखले गोले को बराबर बराबर भागों में विभाजित विभाजित करने के पश्चात उसके एक पृष्ठ पर कलई कर देते हैं तो ऐसे दर्पण को गोलीय ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, जैसे दर्पण दो प्रकार का होता है, वैसे गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। अतः गोलीय दर्पण
मुख्यतः मुख्यतः दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? नाम देते हैं, पहला हो जाएगा अपना अवतल दर्पण और दूसरा होगा उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक होता है हमारा अवतल दर्पण और जो दूसरा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। अब हम लोगों को इसी के बारे में चिंतन मंथन करना है, क्योंकि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की परिभाषा पूछी जा सकती है बोर्ड के पेपर में, ठीक है ना? तो अब हम लोग आगे क्या बात करने वाले हैं? उत्तल दर्पण के बारे में बात करने वाले हैं, अवतल दर्पण के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना? जैसे कोई हमसे पूछ ले अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है या उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, या इन सब चीजों को ना पूछ करके उसके पास दो दर्पण हो, जिसमें से एक उत्तल हो और दूसरा अवतल हो, और आपके दोनों हाथों एक एक हाथों पे रख दे और आपसे पूछे इसमें बताओ कौन सा उत्तल दर्पण है और कौन सा अवतल दर्पण है, तो आपको इस तरह से क्या करना होगा? जब तक आप परिभाषा के बारे में नहीं समझेंगे, ठीक है ना, जब तक इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा अवतल दर्पण कहलाता है और कौन सा उत्तल दर्पण कहलाता है। अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझते हैं तो आप स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। देखते ही बता देंगे कि कौन सा इसमें से उत्तल दर्पण है और कौन सा इसमें से अवतल दर्पण है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में, और वो दर्पण कौन कौन से हैं? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण समझ गए। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बात करने वाले हैं। चलो पहले फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या पढ़ी? हमारे पास क्या है? एक गोलीय दर्पण है और कैसा है? कांच का खोखला गोला है, और इसी कांच के खोखले गोले को हम लोगों ने क्या किया? आधे आधे बराबर भागों में विभाजित कर दिया, और जब ये आधे आधे बराबर भागों में क्या हो गया? विभाजित हो गया, तो हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया? एक को नाम दे दिया उत्तल और एक को नाम दे दिया अवतल। लेकिन ऐसे नहीं होता है, पहले तो हमें क्या करना होता है? आधे आधे भागों में बांटने के पश्चात उसके एक पृष्ठ पर हम लोग क्या करते हैं? कलई कर देते हैं, तब वो जाकर के क्या बनता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनता है। ये हमारा कांच का खोखला गोला था, आधे भागों में हम लोगों ने अलग कर दिया। एक बार क्या करेंगे? एक बार हम लोग दबे हुए भाग में क्या करते हैं? कलई कर देते हैं, और एक बार हम लोग उभरे हुए सतह पर कलई कर देते हैं। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे जरा सा ध्यान से अगर देखें, ये देखो ये कौन सा भाग है? ये आपका आधा करने के पश्चात ये दबा हुआ भाग है। ये कौन सा है? उभरा हुआ। इसके वाले के बारे में अगर बात करें, ये कौन सा भाग है? ये दूसरा वाला भाग है, जिसमें से ये वाला कैसा है? दबा है, और ये वाला क्या है? उभरा हुआ है। तो अगर ध्यान से देखें तो एक बार दबे हुए सतह पे कलई की गई है और एक बार उभरे हुए सतह पर कलई की गई है। तो अगर हम लोग इसको नाम देना चाहें तो इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे उत्तल दर्पण। इसको क्या कहेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण। तो अगर हम लोग देखें, अब परिभाषा क्लियर हो रहा है, अब हम लोग परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं या बना सकते हैं या कह सकते हैं, ठीक है ना? तो ये देखो कलई कहाँ की गई है? उभरे हुए सतह पे, ठीक है ना? अगर ये उभरे हुए सतह पर कलई की गई है, इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है? दबा हुआ है, ठीक है ना?
और अगर हम लोग इस वाले के बारे में बात करें, उत्तल दर्पण के बारे में बात करें, तो इसका बाहर वाला जो इसका ये वाला पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, ये उभरा हुआ है, और ये दबा हुआ पृष्ठ कैसा है, दबे हुए, कलाई कहाँ की गई है, दबे हुए पृष्ठ पर। ये इसको हम लोग बाहर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी परिभाषा को स्पष्ट रूप से बना सकते हैं। तो परिभाषा कैसे बनेगी, ऐसा दर्पण जिसका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है ना। और ये क्या, ये इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है ना। ध्यान से अगर देखें, ये इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, और ये इस दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी दर्पण का वह भाग या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है या दबा हुआ हो, तथा बाहर का पृष्ठ उभरा हुआ हो, एवं उभरे हुए पृष्ठ पर कलई की गई हो, तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या नाम देंगे, अवतल दर्पण नाम देंगे। और अगले के बारे में अगर बात करें, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो एवं बाहर का पृष्ठ दबा हुआ हो, एवं दबे हुए सतह पर कलई की गई हो, तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ये देखो, दर्पण की परिभाषा आसानी से हम लोगों के पास में निकल करके आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अवतल दर्पण की परिभाषा को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए, अवतल दर्पण के बारे में बात करें तो परिभाषा क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो एवं बाहर का पृष्ठ उभरा हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को, उभरा हुआ हो तथा उसके उभरे हुए सतह पर कलई की गई हो, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस चित्र को फिर से यहाँ बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का दर्पण कैसा, ये हमारे पास क्या है, ये दर्पण है, ठीक है ना। अब इसका ये दबा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग है। तो परिभाषा में एक बार देखें चित्र कैसे बनेगा हमारा। तो परिभाषा में क्या कह रहा है, कौन सा भाग उसका उभरा हुआ है, और कलई कहाँ की गई है, कलई इसके उभरे हुए भाग पे की गई है, सतह पर कलई की गई हो, तो उसके उभरे हुए सतह पर कलई की गई हो। तो कलई का मतलब देखो, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, ये इसका उभरा हुआ तल था, हम लोगों ने क्या किया, उभरे हुए तल पे कलई कर दी, ठीक है ना। अब इसका दबा हुआ तल कौन सा है, ये वाला। तो इस तल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तल को हम लोग नाम देते हैं
परावर्तक परावर्तक पृष्ठ, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है ना। परिभाषा से एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, और चित्र को देखने के बाद और भी स्पष्ट हो गया होगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अगर वाले को कोई आपको अगर अवतल दर्पण देता है तो आप क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि अवतल दर्पण कैसा होता है। तो कलई कहा, अगर दर्पण आपको ऐसा दे दिया जाए जहां उसके उभरी हुई सतह पे कलई की गई हो और दबे हुए सतह पर कलई ना की गई हो, तो समझ लेना वह दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण। इसी के जस्ट अपोजिट के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा अपना, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखिए इस चित्र में, तो कलई कहां की गई है, दबे हुए पृष्ठ पर, कहां नहीं की गई है, उभरे हुए पृष्ठ पर। तो परिभाषा भी क्या होगा, सेम होगा, बस अंतर किस चीज का होगा, अंतर बस केवल इतना होगा कि यहाँ पे क्या है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, उभरा हुआ होगा, तथा उभरे, और यहाँ पे क्या होगा, बाहर का पृष्ठ दबा हुआ होगा और उसके दबे हुए पृष्ठ पर कलई की गई होगी। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या नाम देंगे, उत्तल दर्पण देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए ऐसे ही परिभाषा बनाएंगे जैसे ये वाली परिभाषा हमारी बनी हुई थी। तो क्या लिखेंगे, ऐसा दर्पण, ऐसा ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक जिसका परावर्तक पृष्ठ, बस यहां पे क्या लिखा है, दबा हुआ, आगे हमें क्या लिखना है, उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो तथा या एवं बाहर बाहर का पृष्ठ, बाहर का पृष्ठ दबा हुआ हो, तो दबा हुआ हो तथा तथा इसके दबे हुए सतह पर, दबे हुए सतह पर कलई की गई हो, कलई की हो तथा उसके दबे हुए सतह पर कलई की गई हो, कलई की गई हो, तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे उत्तल दर्पण का चित्र देख लें। तो ये देखो हमारे पास क्या है, ये देखो दर्पण है, ठीक है। अब हमें कलई कहाँ करनी है, कलई हम लोगों को करनी है इसके दबे हुए सतह पर। तो ये रहा इसका दबा हुआ सतह, हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, कलई कर दी। ये इसका कौन सा पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे दर्पण को क्या नाम देंगे, ऐसे दर्पण को हम लोग बोला करेंगे उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है ना। स्पष्ट हुआ कौन सा दर्पण होता है ये,
उत्तल दर्पण होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या देखे, एक बार पहले तो हम लोग इसके चित्र के माध्यम से देखे, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तो यहाँ पे ये कैसा दर्पण है, अवतल, ये कैसा है, उत्तल। अब अगर हम लोग बात करें, अब अगर हमें कोई अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की पहचान करने के बारे में बात करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से पहचान करके बता सकते हैं कि हमारे किस हाथ में उत्तल दर्पण रखा हुआ है और किस हाथ में अवतल दर्पण रखा हुआ है, क्योंकि दर्पण का पहचान करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, प्रैक्टिकल में यही पूछ लेता है, अगर तुम्हें अवतल दर्पण की पहचान करनी हो और उत्तल दर्पण की पहचान करनी हो तो आप कैसे पहचान करेंगे, तो आप उस परिभाषा को याद रखें। इस परिभाषा को बताने से आप उसको ये समझ में आ जाएगा, हाँ ये सही है कि आप इस तरह से दर्पण के बारे में बता सकते हैं। या अगर आपके हाथ में वो दर्पण देता है तो आप क्या कर सकते हैं, तब भी बता सकते हैं कि कौन सा आपका उत्तल दर्पण है और कौन सा आपका अवतल दर्पण है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों ने देखा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब हम लोग इसके आगे क्या बात करने वाले हैं, इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है बालकों कुछ इस तरह से है कि अब हम दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं और उसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जब दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, किरण आरेख को खींचते हैं तो वहां पे हम लोग उस दर्पण की परिभाषाओं की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब हम लोग दर्पण खत्म कर चुके हैं। अब जो हमारा बहुत जो ज्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है दर्पण में प्रतिबिंब का खींचना, अर्थात दर्पण में किरण आरेख, जो बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि कब हमारा प्रतिबिंब उल्टा उल्टा बनता है, कब हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है, कब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और कब हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, तो हम लोग इसके बारे में बता सकते हैं। तो अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिनका उपयोग हम लोग कहां पे करेंगे, किरण आरेख में करेंगे।